हेलो ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सागर बंसल एजुकेशनल ग्रुप जिज्ञासा। और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं ऑन बोर्ड 2, जो कि चैप्टर है आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का, क्लास 9 साइंस का। सो स्टूडेंट्स, या आप कोई भी व्यूअर हैं, अगर आप न्यूली ज्वाइन हुए हैं मेरे ग्रुप से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, औरों को भी शेयर कीजिए। राइट, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑन बोर्ड आपकी स्टडी कराई जाती है। राइट, टॉपिक बाय टॉपिक लिख लिख के आपको समझाया जाता है। कोई आपका वर्चुअल ऑब्जर्वेशन नहीं है, सिंपल आपको समझाया जाएगा, एक्सप्लेनेशन दी जाएगी और क्या आपको याद करना है आपको बताया जाएगा। राइट, सबसे इजीएस्ट वे में आपको इस चैनल पर वीडियोस मिलेंगी, सारे टॉपिक्स मिलेंगे 9th 10th क्लास के, मैथ, साइंस और रीजनिंग के। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको डायरेक्टली मिल पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं अपना ऑन बोर्ड नंबर 2। राइट, जो कि स्टार्ट करना है हमें टॉपिक इनर्शिया के एग्जाम्पल से। हमने पिछले ऑन बोर्ड 1 में इनर्शिया पढ़ा था। इनर्शिया क्या बता रहा था आपको? इनर्शिया था आपका, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। राइट, हमने इनर्शिया पढ़ा था, यानी कि एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहिए, एक बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहिए। राइट, हम उसे कब उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं? हम उसकी स्टेट ऑफ मोशन को तब चेंज कर सकते हैं जब हम उससे ज़्यादा फोर्स लगाएं। राइट, तो अब हमें उसके बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। देखिए, जो आपके एग्जाम्स में आते हैं या एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए मैं आपके लिए लिखता हूँ। द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल आप लोग देखिएगा। व्हेन अ हैंगिंग कारपेट is beaten with a stick, the dust particles start coming out of it। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा क्या कि जब भी हैंगिंग कारपेट को बीट करा जाता है तो उसके अंदर से क्या निकल के आते हैं? डस्ट पार्टिकल्स निकल के आते हैं। सबको पता है क्यों? बिकॉज, सोचिए जरा आप, क्यों होता होगा ऐसा? बिकॉज द फोर्स ऑफ स्टिक मेक द कारपेट मूव, द फोर्स ऑफ स्टिक make the carpet move to and fro, but dust particles tend to remains, tends to remain at rest due to inertia of rest। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? कुछ सब दिखाई दे रहा है ना? कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं, कुछ देर नहीं दिखाई दे रहा हो? ठीक है, ठीक है बच्चों। देखिए, तो व्हेन अ हैंगिंग कारपेट, आपको पता है हैंगिंग कारपेट है, अगर उसे स्टिक से मारा जाएगा तो होगा क्या बच्चों? उसके अंदर से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो आपके बाहर आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब वो डस्ट पार्टिकल्स आपके बाहर आना क्यों स्टार्ट हो गए? क्योंकि क्या हुआ, जब आपने उसे कारपेट को बीट करा स्टिक से, तो कारपेट तो आपका टू एंड फ्रो मूव करना स्टार्ट कर गया, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो अभी भी किस में थे? रेस्ट में थे, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो रेस्ट में ही वो रह गए। किस में रह गए स्टूडेंट्स? रेस्ट में वो रह गए। तो जब उनकी कंडीशन चेंज हो गई, यानी आपका जो कारपेट है वो तो मूव करने स्टार्ट कर गया और पार्टिकल्स आपके किस में रह गए?
किस पे रह गए, रेस्ट पे रह गए, तो वो एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ मिलेंगे, एयर के पार्टिकल्स के साथ मिलेंगे और एयर उन्हें उड़ा के ले जाएगी। तो आप देखते हो वहां पर धूल धूल हो जाती है, राइट, इसी वजह से हो जाती है। तो ये आपका एग्जाम्पल है इनर्शिया का, जल्दी से नोट डाउन करिए और आगे चलिए, इंपॉर्टेंट है। Now students, example number 2, when a car or bus starts suddenly the passenger fall backward। आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट, जब कार और बस एकदम से स्टार्ट होती है, सडनली स्टार्ट होती है, तो जो पैसेंजर होता है, जो बैठा हुआ आदमी होता है, वो पीछे की तरफ गिरता है। क्यों गिरता है स्टूडेंट? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या होता है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, होगा ये आपका, जैसे ही कार और बस आपके सडनली स्टार्ट होगी तो पैसेंजर आपका पीछे की तरफ गिरेगा, जो गाड़ी में बैठा है वो पीछे की तरफ फॉल करेगा। क्यों? क्योंकि जो बॉडी है पैसेंजर की वो भी रेस्ट पे रहेगी, ठीक है। जो बॉडी है पैसेंजर की वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट होने की वजह से किस पे रहेगी? रेस्ट पे ही रहेगी। किस पे रहेगी स्टूडेंट? रेस्ट पे रहेगी। और चाहे बस आपकी या गाड़ी आपकी सडनली स्टार्ट कर जाए, सडनली मूव करनी स्टार्ट करेगी, लेकिन बॉडी अभी भी किस पे रहेगी स्टूडेंट? रेस्ट पे ही रहेगी। इसलिए जैसे ही कार और बस सडनली स्टार्ट करती है तो जो पैसेंजर है बच्चों किस तरफ भागता है? पीछे की तरफ को गिरता है। देखा है आप लोगों ने, वो इसी वजह से भागता है क्योंकि बॉडी किस पे रहती है आपकी? रेस्ट में रह जाती है। और जो फुट है पैसेंजर के वो बस के साथ आगे की तरफ को मूव करते हैं, तो फुट आगे जाते हैं, बॉडी पीछे रह जाती है। इस वजह से बॉडी जो है वो पीछे की तरफ को गिरने लगती है, राइट, समझ गए। थर्ड एग्जांपल देखिए। नाउ स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर विच 3, वेरी गुड। तो स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 3, इनर्शिया। व्हेन अ कार और बस स्टॉप सडनली, जब एक कार और बस को एकदम से स्टूडेंट रोका जाएगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम आगे की तरफ को गिरते हैं। किस तरफ को गिरते हैं स्टूडेंट? आगे की तरफ को गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन चाहता है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या चाहता है? कि बॉडी आपकी मोशन में रहे। किस में रहे? बॉडी आपकी मोशन में रहे। अगर आपकी बच्चों बॉडी रेस्ट पे भी आ जाएगी तो मोशन चाहेगा कि बॉडी आपकी मोशन में ही रहे, इनर्शिया चाहेगा बॉडी आपकी मोशन में ही रहे। तो अपर पार्ट बॉडी का तो मोशन में, बस रुकी, क्या रुकी? बस रुकी, गाड़ी रुकी, एकदम जैसी बस रुकी आपके पैर भी रुकेंगे, पर अपर बॉडी अभी भी किस में थी? मोशन में थी। तो आप किस तरफ को जाके गिरेंगे? आगे की तरफ को जाके गिरेंगे। बोलो सही है। ये किस वजह से होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन के वजह से। किस वजह से होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन के वजह से। ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 4। नाउ स्टूडेंट्स, अब आपने देखा होगा क्या कि जब भी हम बस से कूदते हैं, चलती बस से कूदेंगे अगर हम, तो हमेशा हर्ट होंगे ग्राउंड पे अगर कूदेंगे तो, राइट। तो गिर जाते हैं, हर्ट कर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? देखिएगा। वाई इट इज डेंजरस टू जंप आउट ऑफ अ मूविंग बस। इट इज डेंजरस वाई टू जंप आउट ऑफ अ मूविंग बस। वाई? क्यों? क्योंकि जब हम कूदेंगे ड्यूरिंग जंपिंग, तो जो जंप कर रहा है स्टूडेंट्स जो जंप कर रहा है वो अभी भी किस में बेटा? मोशन में। किस वजह से? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो पर्सन अब भी मोशन में है। लेकिन जैसे ही वो ग्राउंड पे कूदा, तुरंत क्या होने वाला है? उसके जो फुट हैं, जो फीट हैं, जो पैर हैं, वो एकदम किस पे आ जाएंगे? रेस्ट पे आ जाएंगे। किस पे आ जाएंगे? रेस्ट पे। पर स्टूडेंट्स होगा क्या? जैसे वो कूदा तो मोशन में होने की वजह से, राइट, वो मोशन में था, तो मोशन में जैसे वो कूदा, लेकिन जो फुट थे, जो उसके फीट थे बच्चों, वो एकदम किस पे आ गए? रेस्ट पे आ गए। किस पे आ गए? फुट रेस्ट पे। तो फुट तो रुक गए, पर अपर बॉडी उसके अब भी चल रही है। तो इस वजह से ग्राउंड पे कूदने के बाद जो पर्सन है उसे क्या हो जाएगा? हर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर्ट हो जाएगा। तो चोट लग जाएगी जंपिंग के दौरान। ठीक है बच्चों। तो इसलिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है एक चलती हुई बस से कूदना। क्यों? क्योंकि जब बस चल रही है तो आप मोशन में हैं। अगर आप मोशन में हैं
तो आपकी बॉडी भी मोशन में है, बस भी मोशन में। जैसे ही आप कूदे तो आपके अपर बॉडी अब मोशन में थी, लेकिन पैर आपके रेस्ट पे आ गए, जिस वजह से जैसे ही आप ग्राउंड पे कूदेंगे तो पैर रुक जाएंगे, बॉडी चलती रहेगी और आप गिर जाएंगे, राइट। इट इज डेंजरस टू जंप आउट ऑफ अ मूविंग बस, राइट स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज मोमेंटम। Now student, topic number 2 of today, that is momentum। एक मोमेंटम क्या होता है बॉडी का? दैट इज द मूवमेंट। एक बॉडी के अंदर कितना मूवमेंट है, कितना मोशन है, ये आपका टॉपिक बताता है मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम आपको बताएगा दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। यानी अगर एक बॉडी के अंदर वेलोसिटी है तो आप बता सकते हो कि एक बॉडी के अंदर कितना मोमेंटम होगा। मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट, मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट, राइट स्टूडेंट। सो मोमेंटम को डिनोट करते हैं P से, मास को डिनोट करते हैं M से और वेलोसिटी को डिनोट करते हैं V से। तो फॉर्मूला बन जाता है P इज इक्वल टू M इंटू V। कैसी क्वांटिटी है ये? एक वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये? एक वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। और इसकी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मास की यूनिट होती है किलोग्राम और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम की यूनिट बन जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, यहां तक नोट कीजिए, आगे चलते हैं। चले आगे, ओके आगे चलते हैं। नाउ स्टूडेंट नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा, ये पेपर में आने लायक है आपका। कोई भी आपसे पूछ सकता है, कोई भी टीचर आपसे पूछ सकता है, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट देन इट्स मोमेंटम इज जीरो। अगर एक बॉडी रेस्ट पे स्टूडेंट, अगर एक बॉडी आपकी रेस्ट पे है तो उसका मोमेंटम कितना होगा? आपका जीरो, यानी P इज इक्वल टू जीरो एज V इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी आपकी रेस्ट पे है तो आपका मोमेंटम जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि उसकी वेलोसिटी जीरो है। अगर उसकी वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम भी आपका जीरो होना चाहिए। बोलिए हाँ या ना, है ना। तो अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी जीरो है, अगर वेलोसिटी जीरो है तो उसका मोमेंटम भी जीरो है। बोलिए क्लियर है? चलिए आगे। Now the topic number 3, that is Newton's second law of motion. Now students, Newton's second law of motion, that is the topic number 3, Newton's second law of motion. क्या कहता है second law of motion? According to this law, the rate of change of linear momentum. Student, rate का मतलब होता है किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड करना, किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड करना। The rate of change of linear momentum, change of linear momentum, change of linear momentum, इसका रेट का मतलब डिवाइड बाय टाइम। The rate of change of linear momentum is directly proportional to applied force, is directly proportional to applied force, यानी force directly proportional चेंज इन लीनियर मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। तो फोर्स को डिनोट करेंगे F से, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, यानी स्टूडेंट फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। आपको पता है मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। ठीक, ये हो गया आपका फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है। यहां तक क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद देखिएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाइनल मोमेंटम मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल मोमेंटम मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो यहां तक नोट करिएगा आप लोग, यहां पे टाइम आ जाएगा नीचे, ठीक है बेटा। यहां तक नोट करिएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है बच्चों, यहां तक करोगे आप लोग। उसके बाद ठीक, यहां से m कॉमन निकालिए,
F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, अंदर बचेगा v माइनस यू अपॉन टी। ये v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है स्टूडेंट? एक्सीलरेशन। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये आपका फॉर्मूला आ जाता है बेटा किसका? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा आपका k, जहां पे k की वैल्यू होती है आपकी 1, तो फॉर्मूला आ जाएगा F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स का क्या फॉर्मूला आ जाएगा बेटा आपका? मास इनटू एक्सीलरेशन, राइट। तो आप लोग यहां तक पढ़िएगा इसे। फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू m इंटू ए। आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है, इसके ऊपर हमें न्यूमेरिकल्स करने आगे जाके। F इज इक्वल टू m इंटू ए, जहां पे F क्या है आपका फोर्स, m क्या है आपका मास ऑफ द बॉडी, और a है आपका एक्सीलरेशन। जानते थे बच्चे a क्या है आपका? एक्सीलरेशन, ठीक है। थोड़ा इधर को लिख देता हूं मैं, हो सकता है आपको वहां से दिखाई ना दे रहा हो। ए क्या होता है बेटा? एक्सीलरेशन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है आपका फोर्स का, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब इसकी यूनिट क्या होती है फोर्स की? द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। SI यूनिट क्या होती है बेटा फोर्स की? न्यूटन। याद रखेंगे, कैपिटल N से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल N से। कैपिटल N से लिखते हैं तो F इज इक्वल टू m इंटू ए, और उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा? न्यूटन। सब लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे चले। नाउ इट्स एप्लीकेशन। Now student, as you see the application of Newton's second law of motion, a cricket player moves his hand backward on catching a fast cricket ball. एक जो क्रिकेट प्लेयर है, आप लोगों ने देखा होगा, जब वो बॉल कैच करता है तो वो हाथ को पीछे की तरफ लेके आता है। कहाँ लेके आता है? पीछे की तरफ लेके आता है। क्यों? क्योंकि वो क्या काम करता है? अपने हाथ को प्रिवेंट करता है इंजरी होने से। क्या करता है? अपने हाथ को प्रिवेंट करता है इंजरी होने से, ताकि उसके हाथ पे चोट ना लग जाए। क्यों? क्योंकि जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है किस किस के बीच का? हाथ और बॉल का जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वो हाथ पीछे लेके आएगा। तो टाइम ऑफ कांटेक्ट अगर बढ़ जाएगा तो आपको पता है टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हाथ पे फोर्स कम लगेगी। अब अगर बॉल की फोर्स हाथ पे स्टूडेंट कम लगेगी तो हाथ में कम झटका लगेगा। हाथ पे कम झटका लगेगा तो जो क्रिकेट प्लेयर है वो पीछे आके बॉल कैच करेगा और आसानी से बॉल कैच कर पाएगा। बोलिए, समझे आप लोग? क्लियर है? तो टाइम बढ़ाने के लिए जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डिक्रीज कर जाएगा। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज कर जाएगा तो आपकी फोर्स भी कम लगेगी, और जब फोर्स कम लगेगी तो बच्चों आराम से जो प्लेयर होगा वो बॉल को कैच कर पाएगा। इसलिए जो प्लेयर है वो पीछे लाके बॉल कैच करता है। बोलिए, समझ में आया सबको? तो क्योंकि जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है अगर वो बढ़ जाएगा तो फोर्स हाथों के ऊपर क्या लगेगी बच्चों? कम लगेगी। कैसी लगेगी? कम लगेगी। सभी बच्चों का एप्लीकेशन क्लियर है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशन क्लियर है सभी बच्चों को? बोलिए हाँ या ना। ठीक है, तो द वेरी लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Now student, the topic that is the topic number 5th, Newton's third law of motion. न्यूटन का थर्ड लॉ हमें पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर हम इस लॉ की बात करें, टू एवरी एक्शन, हर एक एक्शन करने के लिए जब हम करेंगे, देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर हम किसी भी बॉडी पे एक्शन करते हैं तो उल्टा वो हमें रिएक्शन जरूर करता है। प्रोवाइडिंग एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। क्या आप लोगों ने देखा है कि जब भी हम किसी बॉडी पे एक्शन करते हैं तो उल्टा रिएक्शन वो हमारी बॉडी पे करता ही करता है। आप दीवार को हिट करोगे तो दीवार आपको हिट करेगी। अगर आप किसी को जबरदस्ती धक्का दोगे तो वो भी आपको धक्का देगा। पुश करोगे, पुल करेगा, राइट। तो टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
बोलिए बात समझ में आ रही है? हर एक्शन के उल्टा विपरीत रिएक्शन होता ही होता है। हाउ डू वी वॉक? हम लोग चलते कैसे हैं? पैरों से। हाँ, पैरों से तो चलते हैं, पर अर्थ को पीछे की तरफ को पुश करते हैं, जिस वजह से अर्थ हमें आगे की तरफ को पुश करती है। राइट? जब स्लिपरी रोड होती है तो हम गिर जाते हैं। क्यों? हम तो फोर्स लगा रहे हैं, अर्थ हमारे ऊपर फोर्स नहीं लगा पा रही है। स्विम कैसे करते हैं? हम पानी को पीछे की तरफ को क्या करते हैं? पुश करते हैं, जिसकी वजह से वाटर हमें आगे की तरफ को पुश करता है, इस वजह से हम स्विम कर पाते हैं। समझ रहे हैं? तो ये होता है आपका न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कहता है क्या? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रोवाइडिंग एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। बोलिए सबको क्लियर है? तो इसी के साथ हमारा ऑन बोर्ड 2 हम लोग खत्म करते हैं। नेक्स्ट ऑन बोर्ड में हम लोग कवर करेंगे इसके एग्जांपल्स और अपना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि आपका लास्ट टॉपिक है। तो 3 ऑन बोर्ड में ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स। ऑन बोर्ड 1, 2 और 3 सबको भेजिए इंडिया में या बाहर भी, जहां भी आपके बच्चे पढ़ते हैं 9th 10th में। ठीक है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और सभी बच्चों को भेजिए, क्योंकि इजी कॉन्सेप्ट है। मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट स्टूडेंट बिल्कुल डायरेक्ट लिख लिख के समझाऊंगा, हर एक पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा लिख लिख के। तो इसलिए हर बच्चों को भेजो, चाहे वो मैथ्स पढ़ना चाहता है, चाहे वो साइंस पढ़ना चाहता है, चाहे वो रीजनिंग पढ़ना चाहता है। अगर वो 9th 10th का स्टूडेंट है तो जिज्ञासा के पोर्टल पे जरूर आना चाहिए। ठीक है, तो सागर बंसल एजुकेशनल ग्रुप जिज्ञासा ज्वाइन करें यूट्यूब पे और ऑनलाइन जूम पे। राइट? तो जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले और सभी बच्चों के साथ शेयर करे, चाहे वो कहीं भी है 9th 10th के, फॉर मैथ्स, साइंस एंड रीजनिंग। सबसे जल्दी कॉन्सेप्ट आपके क्या होंगे, इस चैनल पे पोस्टेड होंगे। सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे और ऑन बोर्ड मिलेंगे। सो कीप लर्निंग, हैव जिज्ञासा स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। कीप इट अप। Happy learning students from Jigyasa. Good luck बच्चों।